टॉपिक का चर्चा कर रहे थे हम लोग, भूवायु तंत्र कर लिया था पूरा। एक बिंदु रह गया था, वो हेडली सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय कोशिका, याद करिए कुछ वो समझाना था मुझे, बाकी था ना। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट हो गई भाई। यहां पर देखिए समझिएगा, हेडली सेल क्या होता है, फेरल कोशिका क्या होता है, या हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका किसे कहते हैं समझिएगा। एक पेन दे दो कोई भी, देखो यहां पर है व्यापारिक पवन है, इधर भी है व्यापारिक पवन है। 0 डिग्री पर हमने पढ़ा था, याद करिए, सूर्य का तापमान क्या गिरता है, सीधा। हवाएं गर्म होगी, गर्म होने के बाद हल्की होगी, और हल्की होकर क्या उठेगी, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर उठने के साथ साथ क्या होता है, ये जाती है इधर दाएं ओर, और इधर क्या जाती है, बाएं ओर। दाएं बाएं जाकर यहां पर गिर जाती है। गिरती है तो फिर वापस क्या चलती है, व्यापारिक पवनों के रूप में। गिरने के बाद इधर से चलती है व्यापारिक पवनें, टकराती है, टकराने के बाद फिर वापस ऊपर, ये दाईं ओर, ये बाईं ओर गिरेगी। फिर व्यापारिक पवनों के रूप में ये चक्र लगातार क्या होता जाता है, चलता जाता है। बात समझ में आई। ऐसे है, व्यापारिक पवनों की शुरुआत यहाँ से, व्यापारिक पवन यहाँ पर आई, यहाँ से ऊपर उठी, ये दाईं ओर जाएगी, ये बाईं ओर, यहाँ जाकर गिरेगी, और यहाँ जाकर गिरेगी तो वापस व्यापारिक पवनों के रूप में क्या होगी, शुरुआत, और ऐसे ऊपर जाएगी, और ये चक्र लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। इसी चक्र को नाम क्या देते हैं, हेडली कोशिका कहा जाता है, हेडली सेल कहा जाता है। तो अभी हमने अलग अलग पढ़ा था, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र, हवाएं गर्म होती है, ऊपर उठती है, हल्की होकर ऊपर जाती है दाईं ओर, और ये क्या जाती है, बाईं ओर। यहाँ हमने पढ़ी थी व्यापारिक पवन, अब दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ऐसा कुछ होगा, देखो यहाँ से है व्यापारिक पवन, ये इनका चित्र बनाया, ये है यहाँ पर व्यापारिक पवन है, यही डायरेक्शन इनका भी, इधर है डायरेक्शन इनका, ये रहा। ये ऐसे आएगी, आने के बाद क्या होगा, टकराएगी, टकरा कर कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। ये जाती है दाईं ओर, और ये जाती है बाईं ओर, और यहाँ जाकर क्या होती है, गिर जाती है। यहाँ गिरेगी, फिर से वही व्यापारिक पवनों की शुरुआत, फिर ऐसा आएगी। तो ये सर्कल लगातार क्या होता है, चलता रहता है। ये सर्कल ऐसे चलेगा तो ये 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री क्षेत्र से यहाँ से पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ऊंचाई पर जाएगी, भारी होगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरने के बाद वापस व्यापारिक पवनों के रूप में चलेगी, व्यापारिक पवनों के रूप में टकरा कर उत्तर में जाएगी, फिर वापस ऐसे चक्र चलता रहेगा। ये सीरीज लगातार ऐसे चलती रहती है, चक्र कहलाता है। इसी चक्र की खोज की थी सबसे पहले, नाम विद्वान का नाम कहलाता है हेडली। उन्हीं के नाम के आधार पर इस चक्र का नाम क्या पड़ गया, हेडली कोशिका। तो ऐसा होगा कुछ, देखिए पवने टकराई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ऊंचाई पर। ऊंचाई जाना मतलब, अब यहाँ तो ऊंचाई में नहीं दर्शा सकता बोर्ड पर, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, इधर चली गई, और ये इधर जाके गिरेगी, और ये इधर जाके गिरेगी। ये लगातार ऐसा चक्र होगा, दोनों पवने टकराई, ऊंचाई पर गई, ये दाएं ये बाएं, ऊंचाई पर गई, ठंडी हुई, भारी हुई, नीचे जाकर गिरी, फिर वापस व्यापारिक पवनों के रूप में। ऐसे चक्र लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। इसी चक्र को नाम खोज करने वाले विद्वान थे हेडली। इसलिए जैसे कोशिका होती है, साइंस में कोशिका कैसे कहते हैं, गोल, वैसे ही यहाँ पर ये गोल क्या हुआ, चक्र बन गया एक तरीके से। इसको चक्र का नाम क्या पड़ गया, हेडली कोशिका। इसका नाम कहलाता है हेडली कोशिका। हेडली विद्वान ने इसकी खोज की थी। ऐसा सिस्टम होता है। अभी तक हमने दाब कटिबंध अलग पढ़े थे, पवनें अलग पढ़ी थी, अब दोनों को मिला के क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आंसर आ गया हेडली कोशिका। ये चक्र देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज, और ये चक्र कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चक्र, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण। कोई दिक्कत यहाँ पे, बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्या है या नहीं आई समझ में, बोलो। चेहरे जिनके थोड़े बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कईयों को नहीं समझ में आई, तो बोलो बताओ। पुनः देख लीजिए, ये हवाएं ऐसे चलेगी। हमने कहा था 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान क्या गिरता है, ज्यादा दाब कटिबंध में। हवाएं गर्म होगी, हल्की होगी, कहाँ जाएगी, ऊपर।
ऊंचाई पर गई, ये हो जाएगी ठंडी आर्द्रता युक्त और भारी, और क्या जाएगी दाएं, और ये जाएगी बाएं। ऊंचाई पर गई क्या हो गई भारी, भारी होकर कहाँ गिरेगी यहाँ पर। यहाँ से फिर व्यापारिक पवनों के रूप में शुरुआत होगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर ऊंचाई पर, फिर ऐसे जाकर गिरेगी, और ये चक्र लगातार आगे क्या होगा चलता जाएगा। इसी चक्र को यहाँ पर पवनेट मिले, टकराई, ऊपर गई, ऊपर मतलब मैंने इधर कर दी, ये इधर जाके गिरेगी और ये इधर, ऐसा चक्र यहाँ पर ऐसा एक चक्र होगा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इस चक्र का नाम हेडली कोशिका कहलाएगा। उत्तरी गोलार्ध में हेडली कोशिका का चक्र क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। कोई दिक्कत? सेम बात यहाँ पर देखिए, इधर की ओर पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। यही पछुआ पवने मैंने इधर बनाई, यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ, इधर भी तो चलेगी पछुआ पवने, सभी जगह चलेगी। ये तो मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा पीछे कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, ये ध्रुवीय पवने और ये दोनों पवने आपस में क्या होगी टकराएगी। दोनों के डायरेक्शन देखो, दोनों आपस में आकर क्या होगी टकराएगी। टकराने के बाद कहां जाएगी ऊंचाई पर। हमने पढ़ा था ये दाब कटिबंध क्यों बना था, क्योंकि इधर से और इधर से पवने आई, टकराई, ऊंचाई की ओर गई, तभी तो बना दाब कटिबंध। याद करिए इस दाब कटिबंध का निर्माण क्यों हुआ, इधर से चलने वाली पवने और इधर पवने टकराई, ऊपर की ओर गई, तभी तो ये क्या बना दाब कटिबंध। ये क्यों ऐसे बना, क्योंकि इधर से ध्रुवीय पवने और पछुआ पवने टकराएगी, ऊंचाई पर जाएगी, ये जाएगी दाईं ओर और ये कहाँ जाएगी बाईं ओर, ऐसे जाएगी। और यहाँ पर भी दो चक्र क्या होंगे निर्मित होंगे। इसका मतलब ऐसे पवने टकराई और टकराने के बाद ऊंचाई पर जाएगी, ऐसे दो चक्रों का निर्माण। जैसे इस चित्र में देखो, एक पवन आई इधर से ध्रुवीय पवन और ये कहलाएगी पछुआ पवने, दोनों टकराई, टकराने के बाद जाएगी ऊंचाई पर, ये जाएगी इधर और ये टकराने के बाद जाएगी इधर यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर चक्र होगा, ये चक्र होगा, देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है सेम है। ये अगर क्लॉकवाइज चलेगी तो ये भी क्या चलेगी क्लॉकवाइज। तो ये चक्र कैसा है क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण, और ये इन दोनों से बिल्कुल क्या है उल्टा। तो इसमें क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा ही बन रहा है देखो एंटी क्लॉकवाइज और ये बन रहा है क्लॉकवाइज। ये कहां पर है ध्रुवों पर बन रहा है ये चक्र, ये बन रहा है इसके बीच में, ये इधर हेडली। इन दोनों चक्रों की खोज की थी विद्वान का नाम था फेरल, तो नाम पड़ गया फेरल कोशिका। फेरल विद्वान ने खोज की तो नाम क्या पड़ गया फेरल। अब दोनों का तो नाम फेरल नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ अंतर दर्शाना पड़ेगा। इसका नाम कहलाता है फेरल कोशिका, और ये ध्रुवों पर है तो इसका नाम कहलाएगा ध्रुवीय कोशिका। ये कहलाएगा ध्रुवीय कोशिका, ये कहलाएगा फेरल कोशिका। खोज दोनों की फेरल ने की, लेकिन सेम नाम तो नहीं देंगे। एक ध्रुवों पर है ध्रुवीय, दूसरे का नाम रख दिया फेरल। इसकी खोज की थी हेडली ने, तो नाम पड़ गया हेडली कोशिका। तो एक चक्र इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, सेम यहाँ पर भी होगा। यही पवने इसको जरा पीछे खिसका दूं यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन रहेगा। देखो इनका डायरेक्शन जो रहेगा ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, ये कि ये पीछे यहां से इधर आएगी, ये पछुआ पवने और व्यापारी ध्रुवीय पवने दोनों आपस में टकराएगी, टकरा कर कहां जाएगी ऊंचाई पर। बीच में क्या बन जाएगा निम्न दाब क्षेत्र, पढ़ा था हमने, ऐसे ही बनता है निम्न दाब। ये ऊंचाई पर जाएगी, ये गिरेगी इधर और ये गिरेगी इधर की ओर। दो चक्र यहां पर भी ऐसे निर्माण हो जाएंगे। तो देखिए इनके डायरेक्शन के साथ साथ ये ऐसे और ये ऐसे इनके डायरेक्शन हो गए। दोनों आपस में क्या होगी टकराएगी, टकराने के बाद जाएगी ऊंचाई पर, ये इधर और ये ऐसे जाके गिरेगी, और ये टकराने के बाद ऊपर और ऐसे जाके गिरेगी। यहाँ पर देखिए ये चक्र अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी तो सेम में बनेगा, सेम ही बनना चाहिए। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या बनना चाहिए सेम है, ये भी सेम बनेगा। ये चक्र भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, और ये चक्र कैसा है क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण। ये फेरल कोशिका और ये कहलाएगी ध्रुवीय कोशिका, तो ये कहलाएगा फेरल कोशिका। ध्रुवीय कोशिका, इसका मतलब दो ध्रुवीय कोशिका, दो फेरल कोशिका और दो हेडली कोशिका का निर्माण होगा। इनमें क्रम में जरा देखो, क्रम क्या निकल कर आता है समझिएगा। यहां पर देखो
ये कहलाता है क्लॉकवाइज। अगला क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लगातार एक इसमें भी क्या बन रहा है? क्रम बन रहा है। 3 क्लॉकवाइज बनेंगे और 3 एंटी क्लॉकवाइज चक्रों का निर्माण होगा। इनकी खोज की थी फेरल ने और इसकी खोज की थी हेडली ने। तो हेडली कोशिका, ये ध्रुवों पर है तो ध्रुवीय कोशिका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया फेरल कोशिका। तो ध्रुवीय कोशिका, फेरल कोशिका, हेडली कोशिका। सवाल आपके आता है, जो मैंने एक सवाल छोड़ा था वो सवाल यही था, विषुवतीय क्षेत्र से ऊपर उठने वाली वायु और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गिरने वाली वायु के बीच के चक्र को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहलाएगा? हेडली कोशिका। एक जो मैंने कहा था सवाल छोड़ूंगा वो यही सवाल था। विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली वायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जाकर गिरती है तो यहाँ पर जो चक्र बनता है वो चक्र कैसा है? क्या नाम कहलाएगा? वो चक्र कहलाएगा हेडली कोशिका कहलाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया हो तो बात बताएं। अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से, अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से ऊपर उठने वाली वायु, अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से ऊपर उठने वाली वायु और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गिरने वाली वायु के मध्य के चक्र को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? फेरल कोशिका। अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से ऊपर उठने वाली वायु और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र पर गिरने वाली वायु के चक्र को नाम क्या देंगे? इसी को नाम देंगे, इसको नाम देते हैं फेरल कोशिका कहा जाता है। बात समझ में आई? 6 चक्र हैं। अब एग्जाम में सवाल आता है ऐसे कुछ, दक्षिणी गोलार्ध में फेरल कोशिका का चक्र कैसा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में फेरल कोशिका, इसका मतलब ये पूछा है सेकंड नंबर वाला यहाँ पे। अब इतना क्षेत्र बनाएंगे, इतनी मातापच्ची करेंगे जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, पहला क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही चलेगा। तो क्लॉकवाइज से शुरुआत है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? क्लॉकवाइज। फेरल कोशिका, अगर आपने पूछा मुझे दक्षिण गोलार्ध में फेरल कोशिका बताओ तो नंबर कौन सा आ रहा है? 5वां। क्लॉकवाइज, 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 एक छोड़ के एक क्या होगा? पहला, तीसरा, पांचवा क्लॉकवाइज होगा। 5वां नंबर एक क्या होगा? क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण। पूछता है उत्तरी गोलार्ध में हेडली कोशिका का चक्र बताओ, तो तीसरे नंबर पे आ गया। उत्तरी गोलार्ध पे हेडली कोशिका क्या है? तीसरे नंबर। पहला और तीसरा फिर से क्या है? क्लॉकवाइज है। आंसर आ जाएगा ऐसे। थोड़ा सा याद रखना होगा, या तो फिर चित्र बनाओ और नहीं तो फिर एग्जाम में ऐसे याद करके चले जाओ। पहला, तीसरा, पांचवा क्लॉकवाइज है, दूसरा, चौथा, छठा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे सवाल ऐसे बनते हैं। ये कहलाएगा हेडली, फेरल और ध्रुवीय कोशिका। कोई दिक्कत तो बोलो, बताओ, कोई समस्या नहीं हो तो रट लेना बस। और क्या है? हेडली, फेरल, एक एक क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज याद करो, आंसर है बस। सर कोशिका सुनते ही बायोलॉजी याद आ जाती है। हाँ, तो बायोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजी और ज्योग्राफी मिक्स है, बायोलॉजी और जियोलॉजी कहीं कहीं मिक्स हो जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। बायोलॉजी साइंस जुड़ा हुआ है कई जगह, तो कई टॉपिक जुड़े हुए आपस में। बना लो ये चित्र, फिर आगे है अगला टॉपिक देखेंगे। ऐसे गोले बना लो, इसे बना लो, अलग बना लो, आंखों में बना लो, जहां आपको उचित लगे। मन में नहीं बना लेना, मन में तो याद नहीं रहेगा। दिमाग में बना लो, फोटो में बना लो, जैसी आपकी इच्छा। बनाओ और मत भी बनाओ, जो आपकी इच्छा। और क्या है? यही है। किसी से मिलने जाते हैं तो नहीं होता है? किसी जिंदगी में पहली बार मुलाकात करी हो, शाम को 5 बजे पहली बार जब जाते हो, कितनी उत्सुकता होती है बताओ। क्या उस समय फोटो खींच दें? बिना फोटो ही पूरी जिंदगी भर फोटो दिमाग में रहती है, नहीं रहती है? बताओ, रहती है ना? रह जाती है भाई, रह जाते हैं, पूरी जिंदगी भर फोटो रह जाती है दिमाग में। देखा भले ही एक क्षण के लिए ही हो, वो क्योंकि वहां मन था, वहां पर क्या था? मन था, इसलिए वो फोटो दिमाग में रह जाती है। इसको मन से देख लो, याद रह जाएगा एक ही बार में। ऐसा अनुभव अभी नहीं लेना है, बाद में। हाँ, मेरे लिया हुआ है। ऐश्वर्या राय को देखा हुआ है? हाँ, तो याद रह जाती, शकल याद नहीं है? बताओ, सबको याद है?
नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो रट लो, और तो क्या है, थोड़े लेवल का सवाल है, आईएएस लेवल तक में पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, आईएएस प्री में इस तरह के सवाल आते हैं, या आईएएस प्री के लेवल के सवाल है। सेकंड ग्रेड में तो आज दिन तक नहीं पूछा गया है, पूछ लिया तो फिर अच्छा ही है, आप लोग कर पाओगे, हर कोई तो नहीं कर पाएगा। ताप जनित कोशिका नहीं होगी, कोशिका में ताप जनित और दाब जनित नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। ताप जनित दाब जनित कोशिका नहीं होती, कोशिका तो पूरा एक सर्कल का नाम है, अब ताप या दाब जनित नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, शायर, सिंह और सपूत तीनों ही क्या चलते हैं? तीनों ही क्या चलते हैं? उल्टे चलते हैं। शायर, सिंह और सपूत उल्टे चलते हैं, यानी आप लोग ये उल्टे उल्टे कैसे बैठे हो? दो उधर, तीन उधर, दो उधर, सबके साथ क्यों नहीं बैठे हो? नहीं सुना? लेके ले सब चले, लेके चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले। कौन? शायर, सिंह और सपूत। सपूत भी उल्टे ही चलता है। शायर, सिंह और सपूत, ये तीनों उल्टे चलते हैं। हिंदी में कहावत नहीं है? हिंदी किनके है? हाँ तो उसमें पढ़ते हैं ना, आता है। आप लोग दो अलग क्यों बैठते हो पीछे ऐसे ही? बेंच है छोटी, आप लंबे हो इसलिए। ये बात ठीक है, आपकी तो हाइट मेरे से भी लंबी है। ठीक है, अच्छी बात है, पीछे बैठो, बस पढ़ते रहना। पीछे बैठने वाले कई जने मटर गश्ती करते रहते, वो मत करना। लिखे आगे, समझे? सर ये तो समझ लिया, इसमें चित्र बना लिया, आगे अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला मेरा टॉपिक होगा पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। टॉपिक है आपके अगली यूनिट है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, उनके समाधान की रणनीति। क्या चीज? भारत की जलवायु। चलो भारत की जलवायु लगा दो, भारत की जलवायु लगा दो, भारत की जलवायु करा देंगे। हो गया? हो गया? अब तो जल्दी करें भाई। फिर हेडिंग लगा दो भारतीय मॉनसून एवं जलवायु। भारतीय मॉनसून सिस्टम या भारतीय मॉनसून प्रक्रिया कर दो, भारतीय मॉनसून ही कर दो, ये की बात है। भारतीय मॉनसून।
कर दो आगे अब तो।